निश्चय इस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 18 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में आते हैं। अब केंद्र हाइपोसेंटर वह बिंदु होता है जहां से किसी भूकंप का आरंभ होता है। और वर्तमान जोनिंग मैप के अनुसार मिजोरम राज्य को जोन 5 में रखा गया है। देखते हैं चर्चा में क्यों है। मिजोरम में 21 जून से 9 जुलाई के बीच में कम से कम 8 मध्य स्तर के भूकंपों का अनुभव करा गया है, जिनकी तीव्रता 4.2 से 5.5 के बीच दर्ज करी गई है मिजोरम राज्य में। तो चर्चा का विषय है कि यहाँ इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। तो इसका अध्ययन किया गया और हाल के अध्ययन के अनुसार मिजोरम 2 अधा स्थलीय भ्रंशों, स्थल के नीचे के जो भ्रंश हैं उनके मध्य में आ गया है, जिस वजह से मिजोरम में ये भूकंप आ रहे हैं और भविष्य में और तेज भूकंप आने की संभावना है। कौन से हैं 2 अधिस्थलीय भ्रंश? एक है चूड़ा चांदपुर माओ भ्रंश और दूसरा है मैत भ्रंश। इन 2 भ्रंशों के मध्य में आ गया है मिजोरम, जिसकी वजह से यहाँ पे भूकंप आ रहे हैं। ये चूड़ा चांदपुर माओ भ्रंश का नामकरण मणिपुर के 2 स्थानों के नाम पर किया गया है। यह चंपाई के सीमा के साथ साथ उत्तर दक्षिण दिशा में म्यांमार तक विस्तारित है। अभी देखेंगे इसकी लोकेशन। मैत भ्रंश मिजोरम में शेरछिप जिले के समीप मैत नदी के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में है। क्योंकि मैत नदी के नीचे है इसीलिए इसे मैत भ्रंश कहा गया है। आधा स्थलीय भूकंप है कि जमीन के नीचे है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए ये इनकी लोकेशन है। ये भारत में मिजोरम और ये है ये भ्रंश। ठीक, तो इस भ्रंश के यहाँ आने के कारण मिजोरम में ज्यादा भूकंप आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। भूकंप जोनिंग मैप क्या है भारत का? भारत में भूकंप आने की कितनी संभावना है, कितनी तीव्रता के भूकंप आने की संभावना है, उसके आधार पर भारत को पहले 5 भागों में बांटा जाता था और नई मैपिंग के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। जो 4 भाग हैं वो कौन से हैं? जोन 2, 3, 4, 5, 4 तरह की जोन बनाई गई हैं, जिसमें जो जोन 5 है वहां सर्वाधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं, 4 में उससे कम तीव्रता के, 3 में उससे कम तीव्रता के और 2 में उससे कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। ये जोन मैप है। ये दिखा रहा है जोन मैप 5 को, जो सबसे डार्क कलर से है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जोन 5 में आ रहा है, ये 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 जोन 5। यहाँ सर्वाधिक तीव्रता के भूकंप जो है वो करे जाते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, ये मिजोरम वाला जो क्षेत्र है ये भी किसमें आ रहा है? जोन 5 में। देखते हैं तो सही आंसर क्या होगा। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में आते हैं। तो आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, उसमें आपने देखा होगा कि हाँ सभी स्थलमंडल में आते हैं। जो भूकंप का आरंभ बिंदु होता है पृथ्वी के नीचे, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। तो ये भी ठीक है, भूकंप का आरंभ हो गया। वर्तमान जोनिंग मैप के अनुसार मिजोरम राज्य जोन 5 में है, ये भी ठीक है। तो कौन से कथन सही है? उपरोक्त सभी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुगम्य भारत अभियान, ये 2 बार आ गया है। सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अनुच्छेद 9, यूएन कन्वेंशन है विकलांग व्यक्तियों पर, उसका आर्टिकल 9 के अनुरूप है हमारा सुगम्य भारत अभियान। और इस कन्वेंशन पर भारत ने 2007 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, देखते हैं अभी सही है गलत है। नंबर 2, राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, इसकी स्थापना 1997 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी। देखते हैं तो ये क्यों चर्चा में है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और कहा है कि यदि कोई व्यक्ति विकलांगता से पीड़ित है, वो भी वही छूट और लाभों का हकदार होगा जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे, क्योंकि विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति भी सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं। तो इनके साथ भी अनुसूचित जाति और जनजाति जैसा बिहेव किया जाएगा। दरअसल में चर्चा में क्यों है? 2012 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ के द्वारा अपनी अभियोग्यता परीक्षा में विकलांग व्यक्तियों को तो 40% के जो मानक थे उन्हें पूरा करने के लिए कहा था, और अनुसूचित जाति और जनजाति को कहा था कि वो 35% तक की उन्हें छूट दी थी। इन्हें 35% मानकों में छूट दी गई थी और उन्हें 40%। तो इनका कहना यह था विकलांग व्यक्तियों का कि इनको भी 35% प्राप्त होनी चाहिए, जिसके लिए एक केस किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इनको भी 35% करना चाहिए। उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया है, दिल्ली न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा है, जिससे ये चर्चा में है।
तो देखते हैं, सुगम्य भारत अभियान चलाया हुआ है सरकार ने विकलांग व्यक्ति के लिए। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे देश के विशेष रूप से समर्थ समुदाय की सेवा के लिए शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम विकलांग अनुकूल इमारतें, इसका मतलब जहां विकलांग व्यक्तियों के आने जाने के लिए पर्याप्त सुविधा हो, वो वहां आसानी से आ जा पाए, उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मानव संसाधन नीतियां भी इस प्रकार की हों, तो इनको डिजाइन करने के लिए सुगम्य भारत अभियान चलाया गया है। यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसको प्रधानमंत्री ने 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया था। और हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये हमने संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, उस पर भारत ने 2007 में हस्ताक्षर करे थे। उसके आर्टिकल 9 में इस तरह की बातें कही गई हैं जिनको हमने सुगम्य भारत अभियान में अपनाया है। इसका मतलब हमारा अभियान इसके अनुरूप है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम की स्थापना 1997 में की गई है, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में यह निगम विकलांग व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो देखते हैं क्या सही होगा। सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन 9 के अनुरूप है, भारत ठीक हो गया। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम की स्थापना 1997 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी, ये भी ठीक हो गया। पूछा है कौन सा सही है, दोनों सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे भी नहीं, क्या आएगा, सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य को अपनाने और निगरानी करने की देखरेख है। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी निगरानी कौन करता है, भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनसे संबंधित कोई फोरम हो तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये पूछा गया है। विदेश मंत्रालय करता है, वित्त मंत्रालय करता है, नीति आयोग करता है या नाबार्ड करता है। तो देखते हैं पहले क्यों चर्चा में है। हाल ही में नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम HLPF पर सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वॉलंटरी नेशनल रिव्यू प्रस्तुत किया है। और जो ये भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा है, इसका शीर्षक क्या है, कार्रवाई का एक दशक, SDG को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर ले जाना, मतलब उसको स्थानीय स्तर तक लागू करना, ये इसका लक्ष्य है, जिस वजह से चर्चा में है। आंसर भी पता चल गया, कौन कर रहा है ये सब काम, नीति आयोग। तो हमारे यहाँ नीति आयोग SDG के लिए नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बाकी एजेंडा 2030 को लागू करने के लिए व्यापक हो रहा है, और ये सब तो आपने SDG में पढ़ा ही होगा। 17 विकास लक्ष्य हैं, इनको आप पढ़ लेना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नीति आयोग। नेक्स्ट, सतत विकास पर आयोग कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्थायी स्तर पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम, जिसका भी हमने नाम सुना था, इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था इनमें से किस सम्मेलन में, रियो वर्ल्ड समिट में, रियो +10 में, रियो +20 में, पेरिस समझौता में। देखते हैं, तो ये जो संस्था अभी हमने देखी थी, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी जगह पहले होता था कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कमीशन की जगह क्या शब्द यूज करते हैं, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम HLPF। तो पहले ये होता था कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब होने लगा हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको हटा के इसकी जगह ये संस्था कब बनाई गई, ये पूछा गया प्रश्न में, ठीक। तो इसको बनाया गया था रियो +20 सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वाधान में हेल्प की जुलाई में 8 दिनों की सालाना बैठक हुई थी, जिसमें नीति आयोग ने अपनी SDG से संबंधित रिपोर्ट को रखा था। हेल्प ने वर्ष 1993 में कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रतिस्थापित किया था। यहाँ हेल्प के कुछ कारण हैं, वो आप देख लेना। आंसर क्या होगा हमारा इसका, सतत विकास आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया, तो रियो +20 सम्मेलन में किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरद और कार्मेल, ये कभी कभी समाचारों में देखा जाता है इनको, ये क्या है, भारत का स्वदेशी मिसाइल रोधी कार्यक्रम है।
अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली है, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग है, एक इजरायली असॉल्ट राइफल है। अरद और कार्मेल देखते हैं तो अरद और कार्मेल क्यों चर्चा में है। ये दो नई इजरायली असॉल्ट राइफलें हैं, इजराइल की राइफल हैं ये दो, जिन्हें अब भारत में निर्मित किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत अब इन राइफल्स को भारत में बनाया जाएगा। ये असॉल्ट हथियार मेक इन इंडिया अभियान के तहत मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, जहां 2007 में इजराइल वेपन्स सिस्टम ने PLR सिस्टम नाम से संयुक्त उद्यम बनाया है। तो भारत और इजराइल ने मिलाकर एक ज्वाइंट कंपनी यहाँ बनाई है, उस ज्वाइंट कंपनी में इनको बनाया जाएगा, जिस वजह से ये अरद और कार्मेल राइफलें चर्चा में हैं। क्या है अरद और कार्मेल? एक इजरायली असॉल्ट राइफल। आंसर हो जाएगा इसका डी। ये क्विज आपको पसंद आती है तब इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।